नमस्कार, मैं मृगेंद्र मिश्रा आज फिर आपके सामने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ जानकारी लेके आया हूँ। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, कितने तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं और हमने देखा कि भारतवर्ष में इन्वेस्टमेंट के लिए कई सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। उन प्रोडक्ट्सों में हमारे लिए क्या सूटेबल है, हम किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये तो हर किसी की अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से होगा। मगर प्रोडक्ट्स के बारे में क्वालिटी क्या क्या है, क्या क्या रिस्क है, ये समझने की कोशिश हम आज करेंगे। उसमें से एक प्रोडक्ट जो कि आज के डेट में बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, आप लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में देखा होगा कि लगातार टीवी पे, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में या चर्चाओं में म्यूचुअल फंड सही है का एक ज़बरदस्त कैंपेन चल रहा है। तो क्या सचमुच म्यूचुअल फंड सही है? और म्यूचुअल फंड सही है तो आपके लिए कितना सही है, और म्यूचुअल फंड में क्या क्या रिस्क हैं और क्या क्या रिवार्ड्स की गुंजाइशें हैं, इस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड है क्या? तो म्यूचुअल फंड बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, बनाया गया है, और इस प्लेटफॉर्म कौन बनाती है? तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बनाती है। जिनको परमिशन कौन देता है बनाने के लिए? तो जो कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, जो भारत सरकार द्वारा किया जाता है, वो उसको देता है, जिसका नाम है सेबी। सेबी इसे रेगुलेट करता है, इसे परमिट करता है कि कौन कंपनियां म्यूचुअल फंड चला सकती हैं इंडिया में, कौन ला सकते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कई तरीके के होते हैं, कई तरह के फंड्स होते हैं, जिसको ब्रॉडली हम लोग दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहला भाग है डेट, यानी कि ऋण पत्र जिसको कहते हैं, जो कि ऋणों में इन्वेस्ट करता है, और दूसरा इक्विटीज जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि रिट, और बीच में मैंने एक हाइब्रिड भी लिखा है। तो हाइब्रिड क्या है? तो बेसिकली ये दोनों का कॉम्बिनेशन, डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन जो है उसे हाइब्रिड कहते हैं। अगर हम देखें म्यूचुअल फंड में और डिटेल में जाएंगे तो डेट में कई तरह के प्रोडक्ट होते हैं। डेट का मतलब क्या हुआ कि जिसमें हम कंपैरेटिवली कम रिस्क लेते हैं, लो रिस्क होता है। अगर मैं कहूं कि जीरो रिस्क के हैं सारे कुछ भी, तो जीरो रिस्क पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता। म्यूचुअल फंड की मैं बात नहीं करता हूं, हर इन्वेस्टमेंट में उसके इनहेरेंट रिस्क होते हैं, कुछ ना कुछ रिस्क होता है उसमें, जिसको समझने की जरूरत है। ऑफ कोर्स हम रिस्क लेते हैं तो रिवार्ड की गुंजाइश भी बहुत अधिक होती है। तो डेट, जैसे कि मैंने कहा कि कहाँ पैसा लगाता है, तो डेट म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, यानी गवर्नमेंट्स को ऋण दिया जाता है। गवर्नमेंट्स को अलग अलग समय पे पैसे की जरूरत पड़ती है, तो कैसे लेता है पेपर, कैसे लेता है? तो वो भी कर्जा उठाती है। तो कर्जा वो कहाँ से उठाती है? तो एक तरीका है कि म्यूचुअल फंड भी उसको कर्जा देता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया एक। दूसरा हो गया कॉर्पोरेट, जो बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज इंडिया में रन करती हैं, उन्हें भी पैसे की जरूरत पड़ती है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डिवेंचर, अलग अलग किस्म के पेपर्स होते हैं जिसमें पैसे इन्वेस्ट किए, अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए होते हैं, और उनकी अलग अलग रेटिंग भी होती है। निश्चित रूप से जिनकी रेटिंग जितनी मजबूत होगी उसमें उतना रिटर्न कम देता है, जिसमें रेटिंग कम होगी उसमें रिटर्न ज़्यादा गुंजाइश होती है। क्यों? रेटिंग कम होने का मतलब क्या है कि उसमें रिस्क अधिक है। तो अगर दो कंपनी है सिमिलर, अगर हम लोग देखें दो कंपनी है, तो हो सकता है कि एक कंपनी 12% 14% रिटर्न दे रहा हो, दूसरा 6-7% दे रहा हो, यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या है? तो एक निश्चित रूप से ये 6-7% दे रहा है, तो उसमें संभावना ये है कि उसमें चांसेस बहुत हाई है कि उसमें बहुत कम रिस्क है और रिटर्न इसलिए आपको कम आ रहा है। अगर 12-14% को रिटर्न दे रहा है तो समझ लीजिए कि उसमें रिस्क ज़्यादा आपको लेना पड़ रहा है। तो ये हो गया डेट पेपर्स में। सिमिलरली जब हम आएंगे इक्विटीज़ में, तो इक्विटीज़ में भी शेयर मार्केट में पैसा लगता है। शेयर मार्केट में जब हम पैसा लगाते हैं तो उसमें भी कई तरह के फंड्स होते हैं। जो बड़ी कंपनियों में लगता है पैसा, उसे लार्ज कैप कहते हैं। उससे भी पहले जो सिर्फ 50 निफ्टी की 50 कंपनियों में लगता है पैसा, तो उसको बोलते हैं इंडेक्स फंड। तो लार्ज कैप जो कि 100 बड़ी कंपनियों में लगता है। उसके बाद जो 150 कंपनीज में लगता है उसको बोलते हैं मिड कैप, मंझौली कंपनियां। और 150 से ऊपर यानी 151 से ऊपर की कंपनियों में जब पैसा लगता है तो उसको बोलते हैं स्मॉल कैप फंड। अब कुछ फंड ऐसे होते हैं जो तीनों के कॉम्बिनेशन में होते हैं, जिसको मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप का नाम दिया गया है। इसके अलावा थीम बेस्ड फंड होते हैं, अलग अलग थीम पे फंड चलता है, अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड फंड होते हैं, जैसे आईटी सेक्टर से रिलेटेड या फार्मास्यूटिकल हेल्थ केयर से रिलेटेड फंड्स होते हैं, बैंकिंग फिनांस से रिलेटेड फंड्स होते हैं। तो हर
फंड अलग अलग तरीके के फंड होते हैं। और जैसा कि मैंने डेट में बात की थी, तो वैसे इक्विटीज़ में भी हर फंड जब हम बात करते हैं तो फंड में रिस्क टेकिंग अलग अलग होती है। रिस्क अलग होता है तो रिटर्न की गुंजाइश अलग होती है। जब हम बड़ी कंपनी की बात करते हैं तो निश्चित रूप से वो ज़्यादा कंपैरेटिवली बेहतर पोजीशनड होता है। वो रिटर्न ऑफ कोर्स ज़्यादा स्मॉल कैप या सेक्टर फंड से मिलने की गुंजाइश होती है, मगर उसमें रिस्क भी बहुत हाई होता है। तो वो समझने की ज़रूरत है आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, आपके इन्वेस्टमेंट जो भी आपके प्रोफेशनल्स हैं जिनसे आप कांटेक्ट में हैं, उनसे बैठ के समझने की ज़रूरत है कि आपके लिए क्या सूटेबल है, आपका टाइम होराइजन कितना, उसके हिसाब से आप इन फंडों में से कोई फंड चुन सकते हैं। अब जब दोनों के बीच का एक फंड होता है हाइब्रिड, जो कि मॉडरेट टू एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट पैटर्न पे होता है, जिसमें दोनों ही का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें कुछ पैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी पैसे लगते हैं और कुछ पैसे इक्विटी शेयर मार्केट में भी लगते हैं। अलग अलग रेशियो के फंड्स होते हैं जिसमें 20-80 भी होता है, और कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो 65 या 35-65 का होता है। तो इस तरह से अलग अलग रेशियो में ये फंड्स होते हैं। जितना इक्विटी ज़्यादा होगा समझ लीजिए रिस्क उतना अधिक होगा, रिस्क अधिक होगा तो रिटर्न की गुंजाइश भी अधिक होगी। तो ये मिला जुला के, इसके अलावा और भी कुछ फंड्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि आपको डायरेक्ट शेयर मार्केट से खरीदना होता है, वहां पे लिस्टिंग होती है उन फंड्स की। या अब गोल्ड ETF, गोल्ड भी आप चाहें तो गोल्ड को भी म्यूचुअल फंड के धरातल के माध्यम से, म्यूचुअल फंड के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप खरीद सकते हैं। तो कई तरह के फंड्स इस यहाँ पे हैं। ब्रॉडली यही समझें कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि हर इन्वेस्टमेंट को ख्याल रखते हुए, क्योंकि डेट पेपर में एक दिन से, किसी के पास एक दिन के लिए भी पैसा है तो वो भी यहाँ डाल सकता है ओवरनाइट जैसे फंड में, एक सप्ताह के लिए पैसा है तो लिक्विड जैसे फंड में डाल सकता है, शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, कई तरह के फंड हैं। तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ हर इंडिविजुअल के लिए, हर इंस्टीट्यूशंस के लिए कुछ ना कुछ फंड अवेलेबल है। जितना आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी वैसा फंड आप ले सकते हैं, जितना समय आप देंगे वैसा फंड आप ले सकते हैं। इसलिए इतने जोर से कैंपेन चलता है कि म्यूचुअल फंड सही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हर इन्वेस्टर के नज़रिए से प्रोडक्ट रखा गया है। कितना से इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कई सारे तो फंड ऐसे हैं जहां 500 रुपये से भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। कई सारे फंड्स ऐसे हैं जहां मिनिमम 5000 से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। अधिकतर फंड्स, इसमें एक और फंड है जो कि ऑफकोर्स इक्विटी कैटेगरीज में आता है, ELSS, टैक्स सेविंग स्कीम्स, जिसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी और रोज। मगर ELSS में क्या होता है कि उसके माध्यम से अगर आप पैसा डालते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स रिबेट है ATC के अंतर्गत, वो भी आपको मिलता है। एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है जो हम लोग किसी और दिन जब डिस्कस करेंगे, इक्विटीज को और डेट को अलग अलग, तब डिस्कस करेंगे कि टैक्सेशन में भी आपको म्यूचुअल फंड बहुत तरह की सुविधाएं देती है, आपके टैक्स लायबिलिटीज को कम करती है। अधिकतर जो फंड्स होते हैं, अधिकतर फंड्स, क्लोज एंडेड फंड को छोड़ दें तो अधिकतर जो फंड होते हैं वो लिक्विडिटी भी उसमें काफ़ी हाई होती है। जो मैंने कहा था ना 5 पैरामीटर्स में क्या क्या था, सेफ्टी, ऑफ कोर्स मार्केट डिपेंडेंट है तो वॉलाटाइल होगा मगर वेल रेगुलेटेड है, करेक्ट। ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश निश्चित रूप से काफ़ी बेहतर है। यहाँ टैक्सेशन में काफ़ी सुविधाजनक है कि इन्वेस्टमेंट के टाइम भी आपको टैक्स में बेनिफिट मिल सकता है और मैच्योरिटी पे भी टैक्स लायबिलिटीज आपकी कम हो सकती है। चौथी जो फैक्टर है इसमें कि आपको लिक्विडिटी बहुत हाई है कि जब चाहें तब, अधिकतर फंड जितने भी ओपन एंडेड फंड्स हैं जो क्लोज ना हो, वो सारे फंड्स में लिक्विडिटी है कि कभी भी आप चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कुछ फंडों में अगर एग्जिट लोड है तो वो आपको पे करना पड़ता है। और कंफर्ट, पांचवा फैक्टर जो कंफर्ट, की घर बैठे ऑनलाइन सारा कुछ आप कर सकते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो विड्रॉल हो, चाहे आपको चेंज करना हो इक्विटी से डेट की तरफ, डेट से इक्विटी की तरफ, इक्विटी से हाइब्रिड की तरफ, हाइब्रिड से डेट की तरफ, जो भी चेंजेस करना हो सारे चेंजेस भी आप अपने कन्वीनियंस से घर बैठे कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं होने के कारण और वेल रेगुलेटेड है। आज के डेट में अगर 20 साल पहले पूछेंगे तो म्यूचुअल फंड बहुत ही छोटा साइज हुआ करता था। जब हम लोगों ने अपने प्रोफेशन का शुरुआत किया था तो म्यूचुअल फंड इंडिया में शुरुआती दिनों में थी, बहुत छोटी साइज में हुआ करती थी, मगर म्यूचुअल फंड आज काफ़ी बड़ी हो गई है। कितनी बड़ी हो गई इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया में अगर बैंक डिपॉजिट 150 लाख करोड़ के आसपास है, 150 लाख करोड़ के आसपास है, तो म्यूचुअल फंड तकरीबन 31 लाख करोड़ के आसपास, यानी ऑलमोस्ट 1/5 पे हम आ गए हैं। ऑफकोर्स 20 साल पहले हम 1/10 भी नहीं थे। मगर डेवलप्ड कंट्रीज में अगर आप जाएंगे,
किसी भी बड़ी कंट्री में जाएंगे लाइक यूएसए वगैरह में, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बैंकिंग इंडस्ट्री से ज़्यादा बड़ी है। जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो लोग बैंकिंग की तरफ नहीं जाते हैं, लोग म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हैं। हम अलग किसी दिन डिस्कस करेंगे कि बैंक और म्यूचुअल फंड में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों के बारे में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मगर म्यूचुअल फंड का एक बहुत बड़ा स्कोप फ्यूचर में है। तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप डेट में चाहें तो डेट में, आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो डेट में जाएं, आप मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं तो हाइब्रिड में जाएं, आप अधिक रिस्क लेना चाहते हैं तो इक्विटीज़ में जाएं, क्योंकि जैसे जैसे आप रिस्क बढ़ाएंगे रिटर्न की गुंजाइश आपकी बढ़ेगी। बहुत ज़्यादा अगर आप रिस्क लेने को इच्छुक हैं तो आप थीम में जाएं, सेक्टर में जाएं, स्मॉल कैप में जाएं, जहां बहुत अधिक रिटर्न आने की गुंजाइश होगी। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और भी कोई प्रश्न आपके मन में हो तो निश्चित रूप से आप हमें बताएं, ताकि मैं आपको उसके बारे में कुछ और जानकारी दे सकूं। आने वाले दिनों में और बहुत सारी जानकारियां मैं म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपके सामने लाऊंगा। आज के इंफॉर्मेशन को समाप्त करने से पहले मैं 2 डिस्क्लेमर आप लोगों के सामने देना चाहता हूं। एक, सबसे पहले तो मैं खुद म्यूचुअल फंड प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूं और म्यूचुअल फंड प्रोफेशन जुड़े होने के कारण पिछले 18-20 वर्षों से मैं इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल हूं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम करता हूं। और दूसरा, जो हर जगह आप देखते होंगे जब भी म्यूचुअल फंड की बात होती है तो एक डिस्क्लेमर दिया जाता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो प्लीज़ रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। मैं आपसे यही कहूँगा कि ये तो सारी जानकारियाँ जो मैंने आपकी दी है इसके बेसिस पे सिर्फ इन्वेस्ट ना करें, आप अपनी ज़रूरत को समझें, किसी इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल के साथ जुड़ें और उसके बाद डिसाइड करें कि आपके लिए क्या सूटेबल है, उसके हिसाब से फिर इन्वेस्टमेंट बास्केट बनाएं। फिर से वंस अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इन्फॉर्मेशन से अगर आपको कोई बेनिफिट लग रहा है, आपको लग रहा है कि अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, तो इसे सब्सक्राइब भी करें, इस पे कमेंट्स भी करें हमारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।